गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं एचआर चौधरी आपका स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। कल हमने कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल विषय के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसमें हमने कल चर्चा की थी माही बजाज सागर परियोजना, हरित गृह प्रभाव तथा स्वेज नहर पर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 24 राजस्थान के खनिज एवं उद्योगों पर। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान के खनिज की। ठीक है, आराम से समझना इस टॉपिक को, सबसे आसान टॉपिक है और इसमें से प्रश्न आने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, आपसे एक नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि खनिज किसे कहते हैं, तो वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं जिन्हें पृथ्वी की सतह के नीचे से प्राप्त किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। ठीक है, वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं। ठीक है, पहली चीज आपको क्या याद रखना है, प्राकृतिक वस्तुएं जिन्हें कहां से, पृथ्वी की सतह के नीचे से प्राप्त किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। ठीक है, और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन वस्तुओं को पृथ्वी की सतह से बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, खनन कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि खनिज किसे कहते हैं, कि वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं जिसे पृथ्वी की सतह के नीचे से प्राप्त किया जाता है उन्हें खनिज कहा जाता है, और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन्हें पृथ्वी की सतह से बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, खनन कहा जाता है। हमारी पृथ्वी पर, ठीक है, हमारी पृथ्वी पर लगभग 3000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखना, जो हमारी पृथ्वी है उस पर लगभग 3000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, इनका अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो एक हम पढ़ते हैं धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज और एक ऊर्जा खनिज। ठीक है, एक अगर हम इनका वर्गीकरण कर रहे हैं तो हम इनको 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज तथा ऊर्जा खनिज। ठीक है, वे खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, क्या पाया जाता है, धातु का अंश पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, धात्विक खनिज कहा जाता है। ठीक है, आपको यह बस इतना सा याद रखना है कि वे सभी खनिज जिनमें क्या पाया जाता है, धातु का अंश पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, धात्विक खनिज कहा जाता है। अधात्विक खनिज क्या होते हैं, वे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। ठीक है, वे सभी खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, अधात्विक खनिज कहा जाता है। ऊर्जा खनिज क्या है, वह सभी खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें क्या कहा जाता है, ऊर्जा खनिज कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको वर्गीकरण ध्यान रखना है। कई बार सवाल पूछा जा सकता है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धात्विक खनिज, वह खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है। ठीक है, अधात्विक खनिज, वह खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, और ऊर्जा खनिज, वह खनिज जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। आप इनके दो उदाहरण भी याद कर सकते हैं। जैसे जब हम धात्विक खनिज की बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं तांबा और सीसा, जस्ता। ठीक है, धात्विक खनिज का उदाहरण क्या हो गया, तांबा तथा सीसा और जस्ता। अधात्विक खनिज, इसमें हम लिख सकते हैं जिप्सम और संगमरमर। ठीक है, ऊर्जा खनिज की अगर हम बात करते हैं तो कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, तो ये तो हमारा खनिजों का सामान्य
परिचय हो गया कि खनिज किसे कहते हैं, कि वह सभी प्राकृतिक वस्तुएं जिन्हें धरातल के नीचे से या धरातल की सतह के नीचे से प्राप्त किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा इन्हें पृथ्वी की सतह से के नीचे से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, खनन कहा जाता है। पृथ्वी पर लगभग 3000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगर हम इनका वर्गीकरण करते हैं तो धात्विक खनिज वह खनिज होते हैं जिनमें धातु का अंश पाया जाता है। उदाहरण की बात करते हैं हम तो तांबा और सीसा और जस्ता, ठीक है। अधात्विक खनिज क्या होते हैं, वह खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। ऊर्जा खनिज क्या होते हैं, वह खनिज जिनमें से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और उदाहरण क्या हो गए इनके, कोयला तथा पेट्रोलियम, ठीक है। जब हम राजस्थान के संदर्भ में खनिजों की बात करते हैं तो आपने एक शब्द सुना होगा कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। अजायब घर होता है इंग्लिश में म्यूजियम, ठीक है। अजायब घर क्या होता है, जहां पे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं क्या होती है, पाई जाती है या रखी जाती है, उसको अजायब घर कहते हैं। तो राजस्थान को क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, ठीक है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है राजस्थान को खनिजों का अजायब घर, कि यहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। एक लाइन आप ये लिख सकते हैं, यहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, तो लगभग 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, लगभग 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 44 तो है प्रधान तथा 23 है गौण, ठीक है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 44 तो है प्रधान तथा 23 क्या है, गौण। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि भारत के कुल खनिज उत्पादन का, क्या, कि भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 22%, कितना, लगभग 22% राजस्थान से प्राप्त होता है। भारत के कुल खनिज उत्पादन का कितना, लगभग 22% कहां से प्राप्त होता है, राजस्थान से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला पॉइंट, खनिज भंडारों की दृष्टि से, इस चीज को ध्यान रखना, खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है, ठीक है। राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। जब हम दूसरे की बात करते हैं तो प्रथम स्थान किसका है, तो आपको याद रखना है झारखंड का, ठीक है। हमसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि खनिज के भंडारों की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो किस राज्य का है, प्रथम स्थान झारखंड का है और दूसरा स्थान किसका है, राजस्थान का है। जब हम खनिज उत्पादन की बात करते हैं, किसकी, खनिज, जब हम खनिज उत्पादन की बात करते हैं तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है, ठीक है। खनिज भंडारों की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा है, दूसरा। और खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है, तीसरा, ठीक है। तो पहला स्थान किसका है, झारखंड, दूसरा मध्य प्रदेश तथा तीसरा स्थान किसका है, राजस्थान का। तो ये खनिजों के बारे में एक साधारण सा परिचय हो गया कि राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो 67 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 44 प्रधान और 23 गौण। भारत के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 22% राजस्थान से प्राप्त होता है। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है, तो पहला किसका है, झारखंड का।
खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान है। पहला स्थान है झारखंड का, दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का। जब हम राजस्थान के संदर्भ में खनिजों की बात कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि खनिजों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, अगर आप मैप बना सकते हैं तो राजस्थान का इस प्रकार से एक छोटा सा मैप हम बना सकते हैं और हम इसमें यह बता सकते हैं कि एक तो ये जो अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र है, ठीक है, एक तो ये खनिजों की दृष्टि से संपन्न है और एक ये जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है यह राजस्थान में खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। हमने कल भी बात करी थी कि अगर हम प्रश्न के उत्तर में एक छोटा सा मैप बनाते हैं तो हम एग्जामिनर को आकर्षित करते हैं, ठीक है, नंबर देने के लिए उसको प्रोत्साहन वो मतलब मजबूर करते हैं कि वो हमें अच्छे से नंबर दे। ठीक है, हमने जो बातें यहाँ लिखी है हम उसको एक मानचित्र के द्वारा दर्शा सकते हैं कि भाई राजस्थान में खनिजों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र कौन सा है, तो एक अरावली पर्वतीय प्रदेश तथा एक कौन सा हो गया, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि राजस्थान के प्रमुख खनिजों की, ठीक है, तो इस बार आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आने की संभावना सर्वाधिक रखता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे दो प्रमुख खनिजों की, एक तो है तांबा तथा एक है सीसा और जस्ता। सबसे पहले तांबा, ठीक है, तांबा को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉपर। ठीक है, जब हम तांबा की बात करते हैं तो यह अलोह धातुओं में सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक लाइन हम ये लिख सकते हैं कि यह अलोह, अलोह से तात्पर्य है वह जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यह अलोह धातुओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद तांबे का उत्पादन, प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग इतिहास में भी पढ़ते हैं कि तांबा काफी प्राचीन काल से प्रयोग में लिया जा रहा है। तो तांबा एक ऐसी धातु है जिसका प्रयोग प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। ठीक है, तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। जब हम राजस्थान के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले खेतड़ी, सिंघाना, कौन से जिले में, झुंझुनू। ठीक है, सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है खेतड़ी सिंघाना, कौन से जिले में, झुंझुनू में। ठीक है, दूसरा नीम का थाना, किस जिले में, सीकर। दूसरा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नीम का थाना, सीकर में। तीसरा खो दरीबा, किस जिले में, अलवर में। ठीक है, खेतड़ी सिंघाना झुंझुनू में, नीम का थाना सीकर में तथा खो दरीबा अलवर में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अन्य प्रमुख क्षेत्र या अन्य क्षेत्र, तो एक दो हम और लिख सकते हैं, क्या, बीदासर, कहां पर, चूरू में। रेल मगरा कहां पर,
उदयपुर में। ठीक है, तो ये प्रमुख क्षेत्र है जहां पर राजस्थान में तांबे का उत्पादन होता है। कौन कौन सा है आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब हम प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं तो खेतड़ी सिंघाना कौन से जिले में, झुंझुनू जिले में, नीम का थाना कौन से जिले में, सीकर जिले में, खो दरीबा कहां पर, अलवर में। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की बात करें तो बीदासर चूरू में तथा रेलमगरा उदयपुर में। ठीक है, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज, राजस्थान में तांबा शोधन के लिए एक प्लांट लगाया गया है। कहां पर, खेतड़ी, और खेतड़ी किस जिले में है, झुंझुनू। ठीक है, खेतड़ी ब्रैकेट में झुंझुनू में तांबा शोधन के लिए एक प्लांट लगाया गया है। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के नाम से खेतड़ी में क्या लगाया गया है, एक तांबा शोधन का प्लांट लगाया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो तांबा है यह विद्युत का सुचालक है। ठीक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म क्या है कि यह विद्युत का सुचालक है। तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत के उपकरण बनाने में तथा तार, जो हमारे तार काम में आते हैं उसमें भी इसका काम में लिया जाता है। आपने देखा होगा कि पंखे की मोटर होती है उसको तांबे के वायर के द्वारा ही क्या किया जाता है, बांधा जाता है। तो क्या है कि जो तांबा है विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो इसके जब हम उपयोग की बात कर रहे हैं तो उपयोग में आप लिख सकते हैं विद्युत उपकरणों में, तार निर्माण में तथा रसायन निर्माण में। ठीक है, ये तीन इसके प्रमुख उपयोग है कि तांबा किस किस काम आता है, तो विद्युत उपकरणों में काम आता है, तार बनाने के काम आता है तथा रसायनों के निर्माण में काम आता है। ठीक है, तो तांबे में हमने क्या पढ़ा कि पहली चीज तांबा एक प्रमुख लौह धातु है। ठीक है, तांबे का उत्पादन प्राचीन काल से किया जा रहा है। राजस्थान का तांबा उत्पादन में दूसरा स्थान है। जब हम राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं तो कौन कौन से आ जाते हैं, खेतड़ी सिंघाना किस जिले में, झुंझुनू जिले में, नीम का थाना कहां पर आ जाता है, सीकर जिले में, खो दरीबा कहां आ जाता है, अलवर में। इसके अलावा हम लिख सकते हैं बीदासर चूरू में तथा रेलमगरा कहां पर, उदयपुर में। ठीक है, तांबे के शोधन के लिए खेतड़ी ब्रैकेट में झुंझुनू जिले में एक शोधन प्लांट लगाया गया है। किसके अंतर्गत, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत लगाया गया है। तो तांबे के बारे में हमें यह याद रखनी है। आपसे टिप्पणी लिखा सकते हैं या फिर हमसे परीक्षा में पूछ सकते हैं कि राजस्थान के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से क्षेत्र हो गए, ये आपको याद करने ही होंगे। इसके बाद अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो हम इसमें राजस्थान का चित्र भी बना सकते हैं। कैसे, ज्यादा बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है, एक छोटा सा, और ये मैपिंग आप प्रैक्टिस के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, एक इस प्रकार का नक्शा सा बना देंगे जिससे लगे कि राजस्थान है। ठीक है, जब हम इस राजस्थान में बात करते हैं तो हमारा अलवर जिला कहां पर है, यहां पर। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे खो दरीबा। ठीक है, खो दरीबा कहां पर हो गया, अलवर में। जब हम झुंझुनू की बात करते हैं तो झुंझुनू है यहां पर। ठीक है, झुंझुनू में कौन सा, खेतड़ी सिंघाना। और सीकर की बात कर रहे हैं तो सीकर है यहां पर। सीकर में कौन सा, नीम का थाना। ठीक है, चूरू यहां पर, चूरू में कौन सा हो जाएगा, बीदासर, और रेलमगरा उदयपुर। ठीक है, ये पूरा का पूरा उदयपुर है, यहां पे हम लिख सकते हैं रेलमगरा। तो इस प्रकार का मानचित्र बनाने से हमारा जो उत्तर है वो थोड़ा और आकर्षक हो जाता है और हमारे जो नंबर प्राप्त करने के चांसेस है वो आगे
बढ़ जाते हैं। ठीक है, हमने जो यहाँ पर लिखा उसी को हमने क्या किया, मानचित्र के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि आप मानचित्र बनाए ही सही। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सही आता है तो बनाएं। ठीक है, वरना क्या होता है, कई बार हम ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में गलतियां कर बैठते हैं। अगर आपको राजस्थान में जिलों की स्थिति पता नहीं है तो आप ये न बनाएं। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे अगर ध्यान नहीं गया, लेकिन हम इसमें पूरा बता देंगे कि हमने जो लिखा है वो क्या लिखा है, गलत लिखा है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर जब हम मानचित्र बनाएं तो उसको सही बनाएं। ठीक है, तो यह हो गया हमारे राजस्थान में तांबा और तांबा उत्पादक क्षेत्र तथा राजस्थान में तांबा शोधन कहां पे किया जाता है, खेतड़ी में। किसके द्वारा? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो दूसरा हमारा प्रमुख खनिज है सीसा जस्ता। ठीक है, सीसा तथा जस्ता। पहली चीज, सीसा तथा जस्ता एक साथ का मतलब है संयुक्त रूप से। ठीक है, सीसा तथा जस्ता एक साथ अथवा संयुक्त रूप से मिलने के कारण इन्हें जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। एक ये याद रखिएगा कि किन खनिजों को जुड़वा खनिज कहा जाता है, तो सीसा तथा जस्ता को एक साथ या संयुक्त रूप से मिलने के कारण क्या कहा जाता है, जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। ये जो सीसा है और जस्ता है ये गैलेना नामक अयस्क से प्राप्त होते हैं। ठीक है, किससे प्राप्त होते हैं? गैलेना नामक अयस्क से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब हम राजस्थान के संदर्भ में सीसा तथा जस्ता की बात कर रहे हैं तो राजस्थान का सीसा जस्ता उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। ठीक है, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान में का सीसा जस्ता उत्पादन में लगभग क्या है, एकाधिकार, मतलब एक छत्र राज है। क्यों? क्योंकि भारत के कुल उत्पादन का लगभग 89.2% सीसा जस्ता राजस्थान से प्राप्त होता है। ठीक है, कितना प्रतिशत? 89.2% कहां से प्राप्त होता है? राजस्थान से प्राप्त होता है। ठीक है, जब हम इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं, ठीक है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं प्रमुख उत्पादक क्षेत्र, और इसको ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, जब हम सीसा जस्ता के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात कर रहे हैं तो पहला है जावर खान। कहां पर है ये? उदयपुर में। दूसरा है रामपुरा आगोचा, ये कहां पर है? भीलवाड़ा में। तीसरा है राजपुरा दरीबा, ये कहां पर है? राजसमंद में। ठीक है, ये तीन आपको ध्यान रखने हैं कि जावरखान कहां पर है? उदयपुर में, रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा, राजपुरा दरीबा राजसमंद। इसके अलावा अन्य क्षेत्र, जब हम अन्य क्षेत्रों की बात करते हैं तो चौथ का बरवाड़ा, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, चौथ का बरवाड़ा कौन से जिले में? सवाई माधोपुर। ठीक है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। और दूसरा गुढ़ा किशोरी दास, ये कहां पर है?
अलवर में। ठीक है, तो ये 5 क्षेत्र आपको ध्यान रखने हैं कि राजस्थान में सीसा जस्ता के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे प्रमुख जावर खान उदयपुर में, रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा में, राजपुरा दरीबा कहां पर? राजसमंद में। इसके अलावा चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में तथा गुड़ा किशोरीदास कहां पर है? अलवर में। ठीक है, इसके बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जावर खान उदयपुर में सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ये हमसे 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है, क्या कि राजस्थान में सर्वाधिक सीसा जस्ता का उत्पादन कहां होता है? तो कहां होता है? जावर खान उदयपुर से क्या होता है? सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्तम किस्म का सीसा जस्ता कहां मिलता है, तो कहां पे मिलता है? रामपुरा आगुचा। उत्तम किस्म का। ठीक है, तो सबसे अच्छी क्वालिटी का तो कहां पे मिलता है? रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा में। और सबसे ज्यादा मात्रा में कहां पे मिलता है? जावर खान उदयपुर में। ठीक है, इसके बाद एक चीज ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान में सीसा जस्ता के शोधन के लिए, ठीक है, राजस्थान में सीसा जस्ता के शोधन के लिए देबारी कहां पर है? ये उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर जिला मुख्यालय से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर है देबारी। यहां पर सीसा जस्ता के शोधन के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का क्या लगाया गया है? कारखाना लगाया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है, आपको ध्यान रखनी है कि देबारी उदयपुर में सीसा जस्ता के शोधन के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना लगाया गया है। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि चंदेरिया, ये है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में एशिया का सबसे बड़ा, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर, सुपर जिंक स्मेल्टर कारखाना लगाया गया है। कहां पर? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर कारखाना लगाया गया है। ठीक है, यह कारखाना 2005 में स्थापित किया गया। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है, तो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर कारखाना वर्ष 2005 में स्थापित किया गया। किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। जब हम सीसा जस्ता के उपयोग की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका उपयोग किया जाता है जहाज निर्माण में, ठीक है, सेना के लिए बारूद के निर्माण में तथा कांसा के निर्माण में। ठीक है, तो अंत में हम ये लिख सकते हैं कि जो सीसा जस्ता है वो किस काम आता है? तो जहाजों के निर्माण के काम आता है। ठीक है, सेना के लिए बारूद के निर्माण के काम आता है तथा कांसे का निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है हमारा सीसा तथा जस्ता। क्या पढ़ा हमने सीसा और जस्ता में? कि सीसा तथा जस्ता दोनों एक साथ या संयुक्त रूप से प्राप्त किए जाते हैं, जिस कारण इन्हें क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज कहा जाता है। किस अयस्क से प्राप्त होते हैं ये? तो गैलेना नामक अयस्क से प्राप्त होते हैं। भारत में राजस्थान का सीसा जस्ता के उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। क्यों? क्योंकि भारत के कुल सीसा जस्ता उत्पादन का 89.2% राजस्थान से प्राप्त
होता है। ठीक है, जब हम राजस्थान में सीसा जस्ता के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों की बात करते हैं तो सबसे पहले है जावर खान उदयपुर। ठीक है, उसके बाद रामपुरा आगूचा कहां पर है? भीलवाड़ा में। राजपुरा दरीबा है राजसमंद में। इसके अलावा अन्य उत्पादक क्षेत्रों में चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में तथा गुड़ा किशोरी दास है अलवर में। ठीक है, राजस्थान में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है तो जावर खान उदयपुर से होता है, और सर्वोत्तम किस्म का सीसा जस्ता कहां से प्राप्त होता है तो रामपुरा आगोचा से होता है। ठीक है, देबारी उदयपुर में सीसा जस्ता के शोधन के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना लगाया गया है, और वर्ष 2005 में ब्रिटेन के सहयोग से चित्तौड़गढ़ जिले के चंदेरिया नामक स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर कारखाना लगाया गया है। ठीक है, वर्तमान में ये दोनों कारखाने कौन कौन सा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा सुपर जिंक स्मेल्टर वेदांता ग्रुप एक निजी कंपनी है उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपने नाम सुना होगा तो कौन कौन से? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा सुपर जिंक स्मेल्टर कारखाना दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? वेदांता ग्रुप नामक कंपनी के निजी क्षेत्र में आते हैं। जब हम सीसा जस्ता के उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग जहाजों के निर्माण में किया जाता है। ठीक है, सेना के लिए बारूद के निर्माण में किया जाता है, और कांसे के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, इतना सा ही आपसे क्या किया जाता है? पूछा जाता है। इसके अलावा हम राजस्थान का नक्शा बनाकर भी इनको प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में से 2 प्रश्न उठाए। एक हमने पढ़ा राजस्थान में तांबा के उत्पादक क्षेत्र, और दूसरा हमने पढ़ा राजस्थान में सीसा तथा जस्ता। ठीक है, इसके बाद हम अगला जो प्रश्न लेते हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक के अध्याय 10 परिवहन तथा संचार से लेते हैं। ठीक है, पिछली बार आपसे 1 नंबर के प्रश्न में पूछा गया था कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के दोनों सिरों पर स्थित स्टेशनों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इस बार शायद इसको थोड़ा बड़ा करके पूछा जा सकता है। तो अगला हमारा टॉपिक है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का। क्या है ये? पहली चीज, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, कौन सा? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, जब विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है तो हमें इसकी लंबाई भी याद होनी चाहिए। कितनी लंबाई? लगभग 9560 किलोमीटर। ठीक है, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, और कितना लंबा है? 9560 किलोमीटर। ठीक है, इसका निर्माण प्रारंभ कब किया गया? 1891 में। आपको यह सन याद रखना पड़ेगा कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण कब प्रारंभ किया गया? 1891 में। ठीक है, 1905 में यह बनकर तैयार हो गया। ठीक है, एक लाइन हम ये लिख सकते हैं कि निर्माण का प्रारंभ किया गया 1891 में किया गया, और 1905 में यह बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। ठीक है, वर्ष 1945 में क्या किया गया? इसका एक तो किया गया दोहरीकरण। क्या किया गया? दोहरीकरण। दोहरीकरण का मतलब होता है 2 अलग अलग पटरियां बिछाई गई। अगर सिंगल पटरी थी पहले, अब इसके साथ में ही एक अलग से पटरी बिछाई गई, मतलब एक तरफ से जाने वाली ट्रेन है और एक तरफ से आने वाली ट्रेन है।
तो 1945 में क्या किया गया, इस रेल मार्ग का दोहरीकरण किया गया तथा विद्युतीकरण किया गया। विद्युतीकरण का मतलब क्या हो गया कि इस जो रेल मार्ग है इस पर लाइट से, बिजली से भी इंजन चल सकते थे। पहले तो डीजल के और कोयले के इंजन चलते थे, लेकिन वर्ष 1945 में इसका क्या कर दिया गया, विद्युतीकरण कर दिया गया तथा दोहरीकरण कर दिया गया, जिससे काफी तीव्रता से तथा काफी मतलब बिना अवरोध के ट्रेनें एक दूसरे स्थान पर आने जाने लगी। तो एक लाइन हम ये लिख सकते हैं कि इसका निर्माण 1891 में प्रारंभ किया गया, 1905 में यह बनकर तैयार हो गया और 1945 में इसका दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण कर दिया गया, जिससे ट्रेनें बाधित रूप से क्या कर सके, गति कर सके। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि यह किन दो स्थानों के मध्य स्थित है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए आप लोग सबसे पहले तो अगर आपके पास एटलस है तो आप उसको निकालिए, वरना हमारी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 90 पर इसका चित्र दिया गया है कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कैसे और किन स्थानों को जोड़ता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं, देखिए हमने ये पता है कि दिशाएं हमने पढ़ ली कि 4 प्रकार की होती है, ये उत्तर, यह दक्षिण, इधर पूर्व तथा इधर पश्चिम। दिशाएं कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। ठीक है, जब हम एशिया महाद्वीप में रूस की बात करते हैं, ठीक है, एशिया महाद्वीप में किस देश की बात कर रहे हैं, रूस की बात कर रहे हैं। देखिए बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, रूस ऐसा देश है जिसका विस्तार एशिया तथा यूरोप दोनों देशों में पाया जाता है। ठीक है, मतलब इसका विस्तार एशिया महाद्वीप में भी है तथा कहां पर, यूरोप महाद्वीप में भी है। ठीक है, तो पश्चिम की तरफ, रूस के पश्चिम की तरफ एक स्थान है लेनिनग्राद। ठीक है, लेनिनग्राद, इसका दूसरा नाम क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, लेनिनग्राद अथवा सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, इससे थोड़ी सी दूरी पर यहां पर बाल्टिक सागर है। कौन सा सागर, बाल्टिक सागर। ठीक है, तो बाल्टिक सागर के किनारे पर लेनिनग्राद अथवा सेंट पीटर्सबर्ग से यह रेल मार्ग प्रारंभ होता है। ठीक है, और पूर्व की तरफ चलता जाता है और प्रशांत महासागर के तटवर्ती क्षेत्र पर एक स्थान है व्लादिवोस्टॉक। कौन सा स्थान, व्लादिवोस्टॉक, ये आपको याद करना पड़ेगा, व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। ठीक है, तो दोनों सिरों पर हमने 2 नगर पढ़े, कौन सा, लेनिनग्राद या सेंट पीटर्सबर्ग तो बाल्टिक सागर के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और व्लादिवोस्टॉक इसके पूर्वी सीमा पर या प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित है। ठीक है, हमने लंबाई कितनी पढ़ी है अभी इसकी, 9560 किलोमीटर। जब हम रूस की राजधानी की बात करते हैं तो रूस की राजधानी कौन सा नगर है, मॉस्को। एक चीज ये ध्यान रखना कि मॉस्को रूस की राजधानी के साथ साथ एक प्रमुख औद्योगिक नगर भी है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप बात करें तो एक कजान, येकिटारिनबर्ग। कौन सा नगर, येकिटारिनबर्ग, यहां पर ओमस्क। ठीक है, यहां पर चीता। तो इनके आप नाम लिख के इस प्रकार का एक चित्र बना सकते हैं। ठीक है, और यहां पर हम लिख सकते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगर आपसे रूस का मैप नहीं बनता है तो हम इस प्रकार का एक चित्र बना सकते हैं और यह दर्शा सकते हैं कि जो हमारा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है यह पश्चिम में लेनिनग्राद या सेंट पीटर्सबर्ग से प्रारंभ होकर पूर्व में व्लादिवोस्टॉक नगर तक जाता है। ठीक है, इस रेल मार्ग पर प्रमुख रूप से कौन कौन से स्टेशन स्थित है, तो मॉस्को, कजान, येकेटारिनबर्ग, ओमस्क तथा
चीता नामक नगर स्थित है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, जो एक प्रमुख औद्योगिक नगर भी है। ठीक है, इसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो रूस है इसका साइबेरिया नामक प्रांत है, इसको यह रेल मार्ग पूरे के पूरे को पार करता है। ठीक है, इस कारण इसको पार महाद्वीपीय मतलब ट्रांस साइबेरिया को पार करता है, इसलिए साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में? पहली चीज, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, अगर ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है तो इसकी लंबाई कितनी है? 9560 किलोमीटर। ठीक है, इसका निर्माण वर्ष 1891 में प्रारंभ किया गया और 1905 में यह बनकर तैयार हो गया। वर्ष 1945 में इसका दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण किया गया, जिससे अबाधित रूप से ट्रेनों का आवागमन हो सके। ठीक है, इसके बाद इसका विस्तार पश्चिम में लेनिनग्राद से लेकर पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक है। इसके ऊपर प्रमुख रूप से कौन कौन से नगर स्थित है? तो मॉस्को, कजान, येकेटेरिनबर्ग, ओमस्क तथा चीटा नगर स्थित है। रूस के साइबेरिया प्रांत को यह पूर्ण रूप से पार करता है, इस कारण इसको ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहा जाता है। मॉस्को रूस की राजधानी होने के साथ साथ एक प्रमुख औद्योगिक नगर भी है। ठीक है, इस प्रकार का चित्र आप बनाकर अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये चीजें प्रयास से आती हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 10 से 15 दिन है भूगोल के पेपर में और हम इसकी प्रैक्टिस करके अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है, अलग चैप्टर में से लेते हैं, राजस्थान में चलते हैं। ठीक है, एक टॉपिक आता है राजस्थान में गोवंश। गो का मतलब होता है गाय। राजस्थान में गोवंश सुधार के लिए किए गए प्रयास। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आपसे 2 नंबर या 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि क्या कर राजस्थान में गोवंश के सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, एक नंबर देखिए, जब हम राजस्थान में गोवंश सुधार के लिए प्रयासों की बात करते हैं तो हम इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में। ठीक है, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में गोवंश के संरक्षण, और इसको अंडरलाइन कर देना, संरक्षण का मतलब होता है बचाना एवं संवर्धन। संवर्धन का मतलब होता है बढ़ाना। संरक्षण का मतलब तो उनको बचाना और संवर्धन का मतलब होता है उनको बढ़ाना। तो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार, कौन कौन सी सरकार है? राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की सहायता से नियोजन के प्रयास किए गए हैं। ठीक है, तो राजस्थान में गोवंश के संवर्धन तथा संरक्षण के लिए राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इनके नियोजन के प्रयास किए गए हैं। जब हम राजस्थान में योजनाओं की बात करते हैं तो कौन कौन सी योजना चल रही है? देशी गोवंश
नस्ल सुधार, एक चीज ये ध्यान रखना, देशी गोवंश नस्ल सुधार, ठीक है। कामधेनु योजना और गोपाल योजना, ये आपको याद रखने कि कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। देशी गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम, ठीक है, इसके अलावा कामधेनु योजना चल रही है, गोपाल योजना चल रही है, व केंद्रीय व राज्य स्तर पर क्या, केंद्रीय व राज्य स्तर पर गाय प्रजनन फार्मों की स्थापना, ठीक है। तो ये तो है योजनाएं कि कौन कौन सी चल रही है। देशी गोवंश नस्ल सुधार के कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, कामधेनु योजना चल रही है, गोपाल योजना चल रही है, और केंद्रीय व राज्य स्तर पर गाय प्रजनन फार्मों की स्थापना, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इनके कार्यों की बात करें तो हमें वो बताना है कि राजस्थान में जो गाय है उसके संवर्धन तथा संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। ये जो हमने 4 लिखी, ये तो लिखी हमने योजनाएं, और जब हम कार्यों की बात करते हैं तो एक बार हम चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले देशी गोवंश की नस्ल सुधार के लिए क्या किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, ठीक है। और नस्ल सुधार के लिए क्या किया जा रहा है कि उन्नत नस्ल के बछड़ों का क्या किया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है। जब अच्छी नस्ल के बछड़े होंगे तो उनसे अच्छी नस्ल के क्या होंगे, पशु पैदा होंगे, ठीक है। और ये अच्छी नस्ल कैसे बनाई जा रही है, तो कृत्रिम गर्भाधान विधि से अच्छी नस्ल क्या की जा रही है, पैदा की जा रही है। तो ठीक है, पहला हम पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कृत्रिम गर्भाधान विधि से नस्ल सुधार, ठीक है, कृत्रिम गर्भाधान विधि से नस्ल सुधार। दूसरा, उन्नत नस्ल के बछड़ों का वितरण। दूसरा क्या है, उन्नत नस्ल के बछड़ों का वितरण, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या किए जा रहे हैं, आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार। इसके अलावा पशु मेलों का आयोजन, ठीक है। इसके अलावा गोपालन को प्रोत्साहन देने हेतु रियायती दर पर अनुदान, ठीक है। कम ब्याज दर पर क्या कर सकते हैं, या रियायती दर पर लोगों को अनुदान या राशि उपलब्ध कराई जा सकती है, जिससे वो पशुओं को पालने के लिए प्रोत्साहित हो, ठीक है। इसके अलावा संतुलित पशु आहार इकाइयों की क्या की जाए, स्थापना, ठीक है, जिससे पशुओं के लिए जो पशु आहार होता है वो अच्छी क्वालिटी का या उत्तम किस्म का प्राप्त हो सके, ठीक है। इसके अलावा एक क्या किया जा सकता है, जो डेयरी उत्पाद हैं उनके विपणन की व्यवस्था की जाए। क्या की जाए, डेयरी उत्पादों के विपणन की व्यवस्था की जाए, ठीक है। तो ये कार्य या ये प्रयास है जो राजस्थान में गोवंश के सुधार के लिए किए जा रहे हैं। क्या क्या, कि पहला है कृत्रिम गर्भाधान विधि से क्या किए जा रहे हैं, नस्लों में सुधार किया जा रहा है।
उन्नत नस्ल के बछड़ों का क्या किया जा रहा है, वितरण लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं का क्या किया जा रहा है, विस्तार किया जा रहा है। पशु मेलों का आयोजन किया जा रहा है जिससे कि लोगों को अच्छे पशु खरीदने के लिए एक मंच मिल सके। ठीक है, गोपालन को प्रोत्साहन देने के लिए रियायती दर पे अनुदान दिया जा रहा है और संतुलित पशु आहार इकाइयों की स्थापना की जा रही है और डेयरी उत्पाद के विपणन की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो इन प्रयासों के द्वारा हम राजस्थान में गोवंश का संवर्धन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ अति लघुत्तरात्मक प्रश्न छांटे हैं, उनके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अध्याय 25 राजस्थान की जनसंख्या एवं जनजातियां, जब हम इसके संदर्भ में बात करते हैं तो इसके पीछे जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं आपको वो याद करने हैं। ठीक है, इतना कठिन नहीं है, एक एक शब्द के उत्तर हैं और आप इनको बातों ही बातों में भी याद कर सकते हैं। एक बार हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक बार आप प्रयास कीजिएगा। एक प्रश्न है कि राजस्थान में जो जनगणना है वह कितने वर्ष के अंतराल पर होती है। ठीक है, तो राजस्थान में जो जनगणना है वो कितने वर्ष के, 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। ठीक है, एक प्रश्न तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न है इसमें कि जो राजस्थान है उसकी जनसंख्या में एकदम कमी कब आई थी। जब हम राजस्थान की जनसंख्या के कमी की बात करते हैं तो वर्ष 1911 से 1921 का जो दशक है, ठीक है, कौन सा, 1911 से 1921 का जो दशक है उसमें राजस्थान की जनसंख्या में क्या आई थी, कमी आई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न दिया गया है कि राजस्थान की किन्हीं 3 जनजातियों के नाम लिखिए। तो कोई सी भी 3 के हम लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर लिखना चाहे तो आप लिख दीजिए मीणा, भील तथा गरासिया। इसके बाद है एक प्रश्न की राजस्थान की खाना बदोश जाति का नाम लिखिए। तो राजस्थान में पाई जाने वाली खाना बदोश जनजाति कौन सी है, सांसी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें अध्याय 8 प्राथमिक व्यवसाय, तो इसमें जो 3 प्रश्न दिए हैं महत्वपूर्ण जो मुझे लगे, उसमें एक, ब्राजील में कहवा, कहवा क्या होती है, कॉफी। ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है, फेजेंडा। एक नाम ये आपको याद रखना है कि ब्राजील में कहवा के बागानों को क्या कहा जाता है, तो फेजेंडा कहा जाता है। और यह आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में भी पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न है कि गहन निर्वहन कृषि की एक विशेषता लिखिए। ठीक है, गहन निर्वहन कृषि की एक विशेषता लिखिए। तो इस कृषि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसमें भूमि परती नहीं छोड़ी जाती है। परती भूमि नहीं छोड़ी जाती है मतलब खाली भूमि नहीं छोड़ी जाती है, बल्कि एक वर्ष में ही 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, क्या पढ़ा हमने कि जो गहन निर्वहन कृषि है उसमें परती भूमि नहीं छोड़ी जाती है, बल्कि एक ही वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, इसी अध्याय में एक प्रश्न और दे रखा है कि किन्हीं 2 शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम लिखिए। क्या प्रश्न दिया गया है कि किन्हीं 2 शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम लिखिए। तो इसमें हम
शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था स्टेपीज, ठीक है, प्रेरीज, पंपाज, डाउन्स और वेल्स, ठीक है। ये सभी क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये पाए जाते हैं यूएसए में, ये पाए जाते हैं यूरेशिया, यूरेशिया का मतलब है यूरोप तथा एशिया, ठीक है। यह पाए जाते हैं अर्जेंटीना में, ठीक है। ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में और यह पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, इनमें से हम कोई से भी दो लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही, ठीक है। क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हमने पढ़ा राजस्थान में खनिज संसाधन, कौन कौन से पढ़े कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा तांबा तथा उसके पश्चात हमने पढ़ा सीसा तथा जस्ता। इसके बाद हमने पढ़ा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग और उसके बाद हमने चर्चा की राजस्थान में गोवंश के संवर्धन के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं या फिर क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों पर चर्चा की। इसके बाद इसी श्रृंखला में कल हम कुछ और टॉपिक के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे, ठीक है। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए और जो भी आपके साथीगण हैं उनको भी बताइए कि इस तरीके का एक प्रयास किया जा रहा है जिसके माध्यम से हम कक्षा 12 की जो भूगोल का पेपर है उसमें अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाकर दीजिए, ठीक है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सके। अगर आपको जो आज पढ़ाया या जो फिर हमने कल पढ़ा था उन टॉपिकों में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पढ़ना आप ही को पड़ेगा, आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ी सी मेहनत से हम भूगोल विषय में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.